प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची जिना अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज, मरीज बेहाल, तिब्बी इमदाद न मिलने से 2 अफराद जान बहक। आज पूरी दुनिया में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे बुनियादी हकूक से आज भी महरूम हैं। मेमो केस, हुसैन हक्कानी को वापस लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट, लापता कारकुनों की बाजियाबी, MQM अदालत में। बाबडा रात को 8 से 10 बजे तक कमर्शियल फीडर्स को बंद करे, लाहौर हाई कोर्ट। फैसलाबाद में दहशतगर्द की गाड़ी पर पुलिस की मौजें और भारतीय अदाकारा जिया खान की पुरअसरार मौत या खुदकुशी। कराची का जना अस्पताल आज सारा दिन मैदान जंग बना रहा। रेंजर्स और डॉक्टर्स के दरमियान आंख मचोली होती रही। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद 100 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी करना पड़े। 28 OPDs और 16 ऑपरेशन थिएटरों को बंद करना पड़ा। सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2 हलाकतें भी हुई और लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि इनके जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो हड़ताल पर थे। ये जो हड़ताल थी, ये डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सिकंदर के तबादले से शुरू हुई और अब डॉक्टरों का मुतालबा है कि जना हॉस्पिटल का सिंध यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए और हॉस्पिटल इंतजामिया को भी तब्दील किया जाए। हालात कैसे भी हो, डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल जैसा इंतहाई फैसला, इसकी सजा तो मरीज भुगतते हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करने के लिए चलेंगे कराची, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। अस्सलाम समी साहब। रेहान हाशमी, ये सारा दिन खबरें आती रही, वहाँ से डॉक्टर्स की हड़ताल हुई, रेंजर्स भी अंदर गए। ये बताइएगा कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए समीर साहब, जो जैसे आपने बात कही कि 100 ऑपरेशन मुलतवी कर दिए, मरीज़ परेशान रहे। अगर मरीज़ों की फ़िक्र होती जो जिना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया और डॉक्टर्स हो, तो आज 100 ऑपरेशन जो होने थे वो नहीं हुए। जो 2 अमवात थी, जो एक लड़की थी 18 साल ICU में एडमिट थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि सबसे क्रिटिकल यूनिट होता है किसी मरीज़ के लिए, वहाँ वो 18 साल साइमा एडमिट थी, उसको तिब्बी इमदाद की शदीद ज़रूरत थी और वो खाली की जा मिली। जो सबसे बड़ा मसला है, जब 18वीं तरमीम के बाद जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वो हुकूमत सिंध को दे दिए, सिंध में सिंध को दिए, पंजाब में पंजाब को दिए। लेकिन ज़ाती लड़ाई 2 इदारों की, डॉक्टर एसोसिएशन की और इंतज़ामिया की लड़ाई में मरीज़ों का वो हाल है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। इवन कि आज ऐसा भी हुआ कि बहुत से मरीज़ जिनकी तादाद 100 से ज़ायद थी, जिनके ऑपरेशन होने थे, जो 3-3 महीने 4-4 महीने पहले जिन ऑपरेशन की डेट दे दी गई थी, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हालांकि ये भी हुआ कि एनेस्थीसिया दिया जा रहा था मरीज़ों को, अचानक कॉल आ गई कि जी हड़ताल हो गई और सारा जो अमला था वापस चला गया, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किए। रेहान आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि डॉक्टर जावेद जमाली जो डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट हैं उनके एसोसिएशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी डॉक्टर साहब, ये जो आज जना हॉस्पिटल में हुआ उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है कि आपकी जो हड़ताल है, भले वो आपके जो मुतालबात थे वो जायज़ ही होंगे, लेकिन उसकी सजा तो आम मरीजों को मिली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एक्चुअली हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। मगर आप हमें ये देखें कि मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे, हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। दोपहर को फिर वो हमारे सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा CM से डिसाइड कराएंगे, आपकी अभी खत्म हो जाएगी हड़ताल। आप मुझे देखें, अभी तक हम बैठे हुए, कोई CM ने डिसाइड नहीं किया। तो कहने का मकसद है, जब आप हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क में, और यहाँ पर डॉक्टरों को रेंजर्स ने मारा, और आप देखिए रेंजर्स ने इतना उनको फ्रैक्चर्स किए हैं, इससे ज्यादा क्या वो डायरेक्ट गोलियां चलाएंगे, उनको मारेंगे? वो चोर हैं डॉक्टर। तो वो तो एक घंटे की हड़ताल थी, उसमें उन्होंने किया। पंजाब में तो 1 महीने की हड़ताल थी, तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया। हमने 1 घंटे की हड़ताल की। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये कि जो पेशेंट जो एक्सपायर हुए, हमारी इमरजेंसी चल रही थी, उसमें इमरजेंसी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो डॉक्टरों ने मरीजों के साथ सलूक किया, जो आदमी जिसको दवा की ज़रूरत है, जो बीमार है, जब उसको हॉस्पिटल लाया जाए और डॉक्टर सिर्फ उसको इसलिए देखने से इनकार कर दें कि उनके जनरल सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया, क्या ये जस्टिफाई है?
देखें ये डॉक्टर सिर्फ तबादले की बात नहीं हो रही, ये 2.5 साल से उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है। जब से 18 अमेंडमेंट हुई है अभी तक ये लोग नहीं मान रहे कि हम सिंध गवर्नमेंट में। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त सारे सूबों में जो जहां हॉस्पिटल में था सब उसमें चले गए, तो ये क्यों नहीं मान रहे? सिर्फ अपनी सीटों की वजह से नहीं मान रहे कि हम सिंध गवर्नमेंट में हैं। अभी देखें ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कानूनी पोजीशन ये कि हम लोग सिंध गवर्नमेंट में। अच्छा फिर जब फेडरल गवर्नमेंट में है तो फिर सिंध गवर्नमेंट से ये लोग क्यों बात कर रहे हैं? हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को क्यों मान रहे हैं? वजीर आला सिंध से क्यों अपील करते हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग सिंध गवर्नमेंट में हैं और ये अपनी सीटें बचाने के लिए ये कर रहे हैं। और इनकी जिद की वजह से जना हॉस्पिटल की इतनी डिटोरिएशन हुई है। आप देखें जना अस्पताल की कंडीशन क्या है, मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिलते, दवाएं नहीं मिलती, सफाई की। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल आप जो अपने मुतालबात थे उसके लिए एहतजाज आप करते रहते, लेकिन जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि आज 100 से ज़ायद ऑपरेशन मुलतवी हुए, क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि कुछ डॉक्टर मरीजों को अटेंड करते रहते और आप भले अपने मुतालबात की हक में एहतजाज करते रहते? देखें उस वक्त जब 1 घंटा भी नहीं हुआ था ये हो गया, फिर जब ये रेंजर्स ने किया तो उसके बाद से ऑपरेशन थिएटर ऑटोमेटिकली बंद हो गए। आप मुझे बताएं, आप डॉक्टरों को गोलियां मारेंगे? रेंजर्स आप जो मतलब जिनका काम अपने सरहदों की हिफाजत करना है वो डॉक्टर को गोलियां लगाए, उनको मारे और बट्टों से उन्होंने मारा है, मतलब बट्टों से, मतलब लिटरली आप देखें, फ्रैक्चर देखें। डॉक्टर सिकंदर अहमद एडमिट है, दूसरे डॉक्टरों को उठाकर लेकर गए, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, रेंजर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बयान फरमाइएगा कि अब आगे का आपका क्या लाहेमल है? ये आप हड़ताल जारी रखेंगे या कोई आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या आप करेंगे? नहीं, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो गए, हमें तो एश्योरेंस दी गई थी कि सीएम साहब आपसे बात करेंगे, वो आपके मुतालबात हल करेंगे, मगर अफसोस के अभी तक हम बैठे हुए, कोई मुतालबात की बात नहीं हुई। तो इस वजह से कल हमारी फिर हड़ताल है और वो कंटिन्यू रहेगी जब तक इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। रेहान हाशमी, आप हमें ये बताइए, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि रेंजर्स ने आके मारा पीटा, मामला कैसे शुरू हुआ कि ये जो रेंजर्स के साथ जो लड़ाई हुई डॉक्टर्स की? देखिए समी, बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंतज़ामिया और डॉक्टर्स की चपकलिश का जो खमियाजा है वो मरीज़ भुगत रहे हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो दूसरी डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर हैं सीमी जमाली, वो इनका ही मुतालबा है कि वो 5-5 साल से यहाँ मौजूद हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए। 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध गवर्नमेंट में आ गया, लेकिन जो इंतज़ामिया है उन्होंने स्टे ले रखा है 2 साल से कि वो चाहते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट में ना जाए, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट में चला गया तो डायरेक्ट जवाबदेह होंगे सिंध गवर्नमेंट की। लेकिन मैं इन दोनों से पूछता हूँ कि क्या इनकी लड़ाई से मरीजों को नुकसान हो रहा है? क्या उन्होंने सोचा इस बारे में? जैसे उन्होंने कहा अभी जावेद जमाली साहब है, इनका कहना है कि कल भी हड़ताल करेंगे। सभी साहब, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ आते हैं। जिना हॉस्पिटल वफाकी गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइएगा रेहान कि यहाँ जो मरीज आते हैं वो किस किस्म के हैं? लोग गरीब हैं, मुतवसत हैं या अमीर लोग आते हैं यहाँ पे? देखें, बिल्कुल ही मुतवस्सित तबका तो नहीं कह सकते, बिल्कुल ही गरीब, कोई गांव से आया हुआ है। हमने पूछा लोगों से, कुछ लोग कहना हम इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं। जो आज ऑपरेशन होने थे, यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो का वार्ड है, यहाँ ENT के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, टॉप क्लास के जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर यहाँ बैठते हैं। और आप इनका कहना है कल हम हड़ताल करेंगे, कल भी हड़ताल रहेगी। अब आप सोचेंगे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। कराची का जो फासले हैं वो आप देखें कई किलोमीटर दूर हैं। जो इंटीरियर सिंध से लोग आए हुए हैं वो रात में ठहरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जी हमारा क्या कसूर है? अगर इंतज़ामिया और डॉक्टर एसोसिएशन आपस में लड़ रहे हैं तो कम अज़ कम मरीजों को तो देखें। अगर मसीहा, जो डॉक्टर अपने को मसीहा कहते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, सीमी जमाली हैं, वो गुज़िश्ता 5 साल से यहाँ बैठी हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी, जो ये कह रहे थे कि जना हॉस्पिटल में जो मरीज हैं ज़्यादातर वो गरीब लोग हैं, अंदरून सिंध से आते हैं, कई 100 किलोमीटर का फासला तय करके आते हैं और आज 100 से ज़ायद ऑपरेशन मुलतवी हुए। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। आज पूरी दुनिया में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे बुनियादी हकूक से आज भी महरूम हैं। आज का दिन दुनिया भर में उन फूल जैसे बच्चों से मंसूब है जो किसी न किसी सूरत तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिनके नाजुक हाथों में किताब की बजाय कासा थमा दिया जाता है, जिनसे तालीम तो दूर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी छीन ली जाती हैं।
पाकिस्तान में वाज़ेह कानून साजी के बावजूद आज भी बच्चों को जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का सामना है, जहां हर रोज़ ये काम होता है। तकरीबन 6% बच्चे जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं और ये रोज़ाना का फिगर है, और ऐसे बच्चे अक्सर घरों को छोड़ने पर भी मजबूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल के दौरान 8000 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। हर साल ये दिन आता है और गुजर जाता है। बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ ना तो कोई आवाज़ उठती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। आज हम में से बेशतर अफराद के घरों में भी ये बच्चे तशद्दुद का शिकार होते हैं, लेकिन शायद हम बेहिस हो चुके हैं, शायद अब ज़मीर भी मलामत नहीं करता। इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अंसार बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अंसार साहब। वालेकुम अस्सलाम समी साहब। अंसार बरनी साहब, ये बच्चों पर तशद्दुद का जो मामला है पाकिस्तान में तो ये बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो फिगर्स बताते हैं उसके मुताबिक तो रोज़ाना 6% बच्चे ऐसे हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी तादाद शायद इससे भी ज़्यादा है। आज हम बच्चों का आलमी दिन मना रहे हैं और मैं इसको बच्चों का आलमी दिन नहीं, मैं इसको फरिश्तों का आलमी दिन कहता हूँ, क्योंकि बच्चों के रूप में मुझे फरिश्ते नज़र आते हैं। और आपको ये शायद यकीन ना आए कि रोज़ाना हम ऐसे वाक़यात से गुजरते हैं कि जो हम तक रिपोर्ट हो जाते हैं, आप तक रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों के मामलात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। और आप अगर किसी ट्रक स्टैंड के ऊपर जाइए और आप उस ट्रक स्टैंड पे जाने के बाद, जैसे अभी आपने फरमाया कि 8000 बच्चे, और उनमें अक्सर जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ होता है, जिनसी तशद्दुद उनके साथ होता है। आप ज़रा कुछ बस स्टैंड्स के ऊपर तो जाइए, आप कुछ ट्रक स्टैंड्स के ऊपर तो जाइए, उसमें देखिए कि एक क्लीनर होता है, 2 ड्राइवर होता है, लेकिन उसके साथ एक कम उम्र बच्चा ज़रूर होता है। कभी जाके उसकी कहानी तो सुनिए कि उसके साथ क्या कुछ होता है। उसके साथ वो कुछ होता है कि जो बाजार में बिकने वाले बच्चों के साथ भी वो तशद्दुद नहीं होता। अच्छा बरनी साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह तशद्दुद की कई किस्में हैं, तो जो बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जाती है ये भी एक किस्म का तशद्दुद है जो बच्चों पर किया जाता है। लेकिन हमारा जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इक्तिसादी सूरत हाल है, उसमें बहुत सारे गरीब घराने ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे काम ना करें, कुछ रोजी रोटी ना कमाएं तो उन घरों का चूल्हा नहीं जलता। इस सारी सूरत हाल में जब हमारी इकॉनमी से ये जुड़ा हुआ सवाल है, कैसे बच्चों के साथ तशद्दुद में कमी आ सकती है? समी साहब, आपने तो खुद दुनिया देखी है, आप तो खुद अमेरिका और यूरोप में रह के आए हैं। आपने देखा है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, स्टेट की होती है। बच्चों की हिफाजत, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। सारी दुनिया के अंदर स्टेट्स जिम्मेदार होती हैं। हमारे मुल्क में सूरत हाल ये है कि हम बड़ी आसानी के साथ अपनी जान छुड़ा लेते हैं। आप देखिए कि अमीरों के बच्चे जिस अंदाज में रहते हैं, आप देखिए कि फ़कीरों के बच्चे फिर किस अंदाज में होते हैं, गरीबों के बच्चे किस अंदाज में होते हैं। और आज ये हालत है इकनॉमी की हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ मजदूरों की ये हालत है कि वो अपना पेट तो भर नहीं पाता, वो बच्चों का पेट क्या भरेगा। और फिर ये बच्चे जो हैं जिस राह पे जा रहे हैं, जो बहरा रवी के ऊपर चल पड़ते हैं, उसका नतीजा आने वाली नस्लें फिर भुगतती हैं, क्योंकि ये आज का बच्चा कल का मुअम्मार है। अगर ये बच्चा कल का मुअम्मार ना बन सका तो फिर आप सोचिए कि हमारे मुल्क का और हमारे माशरे का और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा बरनी साहब, एक और बड़ा अहम मसला है कि ये जो बच्चे सड़कों पर हैं, आवारा हैं, जिन्हें हम होमलेस कहते हैं, उनके लिए शेल्टर हाउसेज बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हमने ये देखा है। पाकिस्तान में भी आप क्योंकि इस शोबे से वाबस्ता हैं, आपका काम ये है बच्चों की और इंसानों की खिदमत करना, कुछ बयान फरमाइएगा कि यहाँ पर अगर कोई शेल्टर हाउसेज हैं, उनकी तादाद कितनी है, क्या उनकी कैपेसिटी है और वहाँ पर सूरत हाल कैसी है? देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊं, आपको पता है कि मैं इस मामलात के अंदर मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता। ज़्यादातर जो शेल्टर होम्स हैं वो तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का वहाँ होना ना होना बराबर है। हम अक्सर ये करते हैं कि एक 4 दीवारी बनाते हैं, उस 4 दीवारी के अंदर बच्चों को बाहर से ला के उनसे भर लेते हैं और उसके बाद हमें बड़ी आसानी हो जाती है चंदा इकट्ठा करने में, चंदा जमा करने में। लेकिन कभी किसी ने उन बच्चों की हालत ज़ार पे गौर नहीं किया कि उन शेल्टर होम्स के अंदर बच्चे किस हाल में और किस अंदाज में रह रहे हैं। इसी तरीके से कुछ इदारे ज़रूर हैं यकीनन जहां बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को रखा जा रहा है, बच्चों का ख्याल भी उनको रखा जाता है, उनको वक्त पे खाना भी दिया जाता है। लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि जहां बच्चों को दिखा के सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं
और ये तो वो सूरत हाल है जो शेल्टर होम्स की है। अगर आप बाहर निकल के देखिए, मैं कितने बच्चे अफगानिस्तान से लेके आया था, मैं कितने बच्चे भारत से और दीगर मुल्कों से लेके आया था। खलीजी ममालिक का अगर समी साहब आपको याद हो कि जो खलीजी ममालिक में बच्चे ले जाए जाते थे ऊंट रेस के लिए, हजारों की तादाद में बच्चे जिनकी उम्रें 6 माह से लेके 10 साल के दरमियान थी, हजारों की तादाद में बच्चे हम वहां से निकाल कर लाए। उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान लाए, उन्हें बांग्लादेश भेजा, उन्हें श्रीलंका भेजा, उन्हें अफ्रीकी ममालिक भेजा। तो ये सूरत हाल खाली हम यहाँ देख रहे हैं और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि शेल्टर होम्स ये भी होने चाहिए, मगर ऐसे शेल्टर्स होम्स जिनमें हम अपने बच्चों को भी रखना पसंद करें। अच्छा, बर्नी साहब, आपने जिक्र किया अफगानिस्तान का भी, कुछ इस किस्म की भी इत्तलात हैं कि दहशतगर्द जो हैं जिन छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें खुदकश बम की तरबियत देते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, वो भी ये सड़कों से ही बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। उनमें से अक्सर बच्चे वो हैं जो घरों से भागे होते हैं, मासूम हैं। इस हवाले से आपने क्या मुशाहिदा किया, कुछ हमें बयान फरमाइएगा। देखिए समी साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि बाज बच्चे तो दहशतगर्द बनाने के लिए अफगानिस्तान ले जाए गए और उनको वहां पे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई। बाज बच्चे ऐसे थे कि मेरी मालूमात के मुताबिक कि उनकी किडनीज निकाल ली गई और उनके किडनी जो हैं और उनके जिस्म के दीगर औज़ा जो हैं वो निकाल के उनको बेचने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वहां ले जाने के बाद जाहिर है कि आपका बच्चा नहीं है, वो आप उसको खरीद कर लाए हैं, आप उसको इसी मकसद के लिए लाए हैं कि आपको इस्तेमाल करना है। या तो आप उसे दहशतगर्द बना के उसके सीने से बम बांध के लोगों को मरवा दें, या उसके जिस्म से बाज उसके औज़ा निकाल के और आप दूसरों को बेच दें। दोनों सूरतों में आपने ये कारोबार बनाया हुआ है। तो ये वहां पे मैं जब गया, कई दफा गया मैं अफगानिस्तान, कई दफा जाना हुआ, बहुत सारे बच्चों को बाजियाब भी करा कर लाया। पता ये चला कि उन्हें सड़कों से ले जाया गया है या उन्हें मदरसों से भेजा गया है। ये भी एक बड़ी तकलीफ दे बात है और तकलीफ दे अमर है कि मदरसों में बच्चों को भेजा जाता है इस्लाम की तालीम के लिए, ना कि उन्हें दहशतगर्द बनाने के लिए या उनके जिस्मों को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये भी सूरत हाल हमने सामने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार बर्नी साहब, जो ये कह रहे थे कि इन बच्चों के आज़ा भी बेच दिए जाते हैं, इनको दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो शेल्टर होम्स हैं, उनका ये कहना था कि कुछ इदारे तो अच्छे होंगे, लेकिन अक्सरियत के साथ जो सलूक इन शेल्टर्स होम्स में किया जाता है वो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी एक खौफनाक और भयानक पिक्चर पेश की है अंसार बर्नी साहब ने इस बच्चों के सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। मेमो केस, हुसैन हक्कानी को वापस लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट, लापता कारकुनों की बाजियाबी, MQM अदालत में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेमो के केस की समाअत के दौरान हुक्म जारी किया गया कि केस के मरकजी मुलजम अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को 4 हफ्ते के अंदर अंदर अदालत में पेश किया जाए। उनकी वकील आसमा जहांगीर का कहना था कि हुसैन हक्कानी अगर पाकिस्तान आए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन वज़ीर आज़म है, हुसैन हक्कानी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इसलिए उन्हें ज़रूर आना होगा और इसके लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए जाएँ। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद, लेकिन इससे पहले हम अपने नुमाइंदे कामरान की जानिब जाएंगे इस्लामाबाद में, उनसे मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन शायद अभी कोई उनसे रब्ता नहीं हो रहा कामरान से, तो मैं चलता हूँ जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की जानिब। वेलकम इन द शो जस्टिस साहब। बड़ा अहम आज ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस ने कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर हुसैन हक्कानी साहब वापस आ जाएं, जबकि उनकी वकील ये कह रही हैं कि वो नहीं आएंगे। ये फरमाइएगा कि अगर हक्कानी साहब नहीं आते तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? जी, वारंट निकालने का ऑप्शन रह जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बात वहाँ तक पहुँचेगी। अगर तो सिक्योरिटी प्रोविज़न एडिक्वेट हों तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो आएंगे और अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होगा। अच्छा, हमारी गुफ्तगू हुई है उनके हक्कानी साहब के कुछ दोस्तों से भी और उनके वकला से भी बात हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि हक्कानी साहब आएंगे। तो दो जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुल्ज़मान हैं उनकी हवालगी का कोई मुआहदा तो हमारे मौजूद नहीं है, तो इंटरपोल इस सिलसिले में मदद कर सकती है?
जी, अगर तो ये वाज़े हो जाए कि किसी क्रिमिनल केस के सिलसिले में उनकी मौजूदगी दरकार है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो बिल्कुल वो एक ऑप्शन है। अच्छा वजूद्दीन साहब, उनकी जो वकील हैं आसमा जहांगीर, उन्होंने आज कोर्ट में ये कहा कि हुसैन हक्कानी के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि जो मंसूर एजाज थे उनको वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, लेकिन उनके क्लाइंट को ये सहूलत नहीं दी गई और ये एक इम्तियाजी सलूक है। इसके बारे में आप क्या फरमाएं? देखें, ये तो वकला का एक इस्तेकाक होता है, उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट को जो बेहतर से बेहतर लाइट है उसमें उनको पेश किया जाए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो अदालत की इजाज़त से गए और एक अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर गए, और जहाँ ये सूरत हाल हो, और फिर ये है कि वो आदमी जिसको कि इन्होंने एग्ज़ामिन किया, बाहर लंदन में बैठ कर के उसको एग्ज़ामिन किया, उसके हालात कुछ दूसरे हालात थे, इनके हालात कुछ दूसरे हालात रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन वकला का जैसे मैंने आपसे कहा, उनकी प्रिविलेज है, वो अपने क्लाइंट के मुतालिक जो भी बेहतर से बेहतर आर्गूमेंट है वो पेश किया करते हैं। अच्छा, आज दौरान समाअत ये बात भी हुई जस्टिस आसिफ खोसा की जानिब से कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम मुलज़म के बगैर ट्रायल को शुरू करें, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते। तो ये तो एक अदालत ने जेस्चर ऐसा दिया है कि जब तक हक्कानी साहब नहीं आते वो ट्रायल नहीं करेंगे। ये तो एक ऐसा जेस्चर है जो गालिबन हक्कानी साहब के लिए इत्मीनान का बायस होगा। जी, मैं समझता हूँ कि नॉर्मल तरीक़ाकार क्रिमिनल केसेस में यही होता है कि वो उसमें मुल्ज़िमान मौजूद होते हैं और जो कुछ भी होता है उनकी मौजूदगी में होता है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि मुल्ज़िम की अपीयरेंस को डिस्पेंस विद करके और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, और वो स्टेज अगर आ जाए कि जहाँ पर कि उनकी मौजूदगी लाजमी हो, तो उनको फिर एक और ऑप्शन दिया जा सकता है। तो जैसे खोसा साहब ने कहा, अदालतों के पास इस तरह के ऑप्शंस हुआ करते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। कामरान, ये बताइए कि जो जजेस हैं, आप क्योंकि कमरे अदालत में मौजूद थे, क्या आपको लगता है कि अगर हक्कानी साहब नहीं आए तो ट्रायल शुरू होगा? जी समीर साहब, बज़ाहिर देखिए जो गुज़िश्ता ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, उसमें उन्होंने ये कह दिया था, ये लिख दिया था कि अगर आइंदा समाअत पर हुसैन हक्कानी अदालत में पेश नहीं हुए तो उनको लाने के लिए कोएर्सिव मय्यर यानी कोई जबरी इक़दाम करने होंगे। और आज उन्होंने इशारा भी दिया कि हम अटॉर्नी जनरल को और सेक्रेटरी कानून को ये हिदायत कर सकते हैं कि वो हक्कानी साहब का पासपोर्ट मनसूख कर दे, ताकि उनके लिए फिर वतन वापसी जो है वो उनकी मुमकिन बनाई जा सके। मैं तो इसमें बताता चलूँ कि आसमा जहांगीर ने इसमें इस चीज़ को रजिस्ट किया। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई आप इस स्टेज पे, क्योंकि अभी हुसैन हक्कानी जो हैं वो मुजरिम नहीं है, अभी सिर्फ एक इल्ज़ाम है उन पर, जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें उन्हें गिल्टी नहीं करार दिया गया, क्योंकि अभी गिल्टी जो करार दिया जाएगा वो बाकायदा उनका ट्रायल होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या वो वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं कराची। वहाँ से खबर ये है कि MQM ने लापता होने वाले 9 कारकुनों की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, और MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि इलेक्शन का बायकाट ना करने पर हमारे 80 कारकुनों को कत्ल किया गया है। जो कारकुन लापता हैं उन्हें ना तो किसी अदालत में पेश किया जा रहा है और ना ही उनके अहल खाना को बताया जा रहा है, और लगता है कि मीडिया ट्रायल की एक साजिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सब्जवारी, MQM के पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम। फैसल साहब, ये बयान फरमाइएगा कि ये जो 9 हैं अरकान MQM के जिनको जो मिसिंग है, आपका क्या शक जाता है, किसने इनको अगवा किया होगा? सर, इन्हें जब इनके घरों से या किसी को मस्जिद से या कहीं बाहर जहाँ से भी गिरफ्तार किया गया है, तो कमोबेश सब में सादा लिबास के ही लोग थे, और वो डिटेल हमने उस पिटीशन में दी भी है। लेकिन वो अपनी शनाख्त कानून नाफिज करने वाले इदारों से ही बता रहे थे। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारे एक कारकुन अजमल बेग को पिछले हफ्ते मस्जिद से, तकरीबन पिछले हफ्ते तो नहीं, 19 मई की शब उन्हें मस्जिद से गिरफ़्तार किया गया था, और कानून नाफिज करने वाले इदारे सादा लिबास में एहलकार थे, उन्होंने गिरफ़्तार किया था, और उसके 2 रोज़ के बाद उन्हें मुझको थाने के हवाले कर दिया गया था, जहाँ उनकी हालत कदरे गैर थी और उन्हें खून की उल्टियाँ आ रही थी।
और मोशको थाना जो कराची का है, उन्होंने भी इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अजमल बेग को हस्पताल भेजने के बजाय जेल भेज दिया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर चंद रोज़ में उनकी हलाकत हुई, शहीद हो गए। तो हमारी यही है ख़दशा कि वो कानून नाफिज करने वाले हैं। MQM इस मामले में बड़ी क्लियर है कि मुल्क में जो कानून है वो सब पर यकसा लागू होना चाहिए। हो सकता है MQM के किसी कारकुन के ख़िलाफ़ किसी को कोई शिकायत हो, कोई इल्ज़ाम हो, कोई मुकदमा हो, उसका एक तरीक़ेकार है, उसे गिरफ़्तार किया जाए, तफ्तीश की जाए, मुकदमा दर्ज है अगर पहले से तो उसके तहत उसको जेल के हवाले अदालत के सामने पेश किया जाए और जो भी कस्टडी है वो उसकी दे दी जाए। मुकदमा नहीं है तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि उनके वेयर अबाउट्स का पता ना चलना, ये बहुत सीरियस है हमारे साथ, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। आपके इल्म में है कि 1992 के बाद जो रियासती ऑपरेशन हमारे ख़िलाफ़ शुरू हुआ, उसमें हमारे 28 कारकुनान लापता हुए, वो आज तक लापता हैं। उस ज़माने के वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात साहब ने कहा, ये बात ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस पर कही कि MQM के कई कारकुनों को मरगला हिल्स में दफना दिया गया था। हम ये समझते हैं कि ये कार्रवाइयाँ पहले भी पाकिस्तान में होती रही हैं, सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ कराची में भी हुई हैं, बलूचिस्तान में भी हुई हैं। अगर मज़ीद कराची में शुरू की जाएगी तो मज़ीद यहाँ पर अनरेस्ट फैलेगा होगा। अच्छा, ये भी फ़ायदे में फैसल साहब ये बयान फरमाइए कि ये कहा फारूक सत्तार साहब ने कि मीडिया ट्रायल की एक साजिश हो रही है, तो जो बंदे आपके अगवा किए गए आप समझते हैं कि उनसे कोई ज़बरदस्ती इकबाली बयान ले लिए जाएंगे किसी हवाले से? हम ये समझते हैं कि ये भी कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, हमारे साथ होता आया है। और मीडिया पे उनसे इकबाली बयानात ले लें, TV कैमरे के सामने बिठाकर उनकी JITs बना लें, जो हर नामी ग्रामी आदमी, पाकिस्तान का शरीफ से शरीफ आदमी को भी अगर जिस तरह हमारे तहकीकाती इदारे बदकिस्मती के साथ अब तक तहकीकात करते आए हैं, उसको बिठा दिया जाए तो जो तशद्दुद और जो दीगर तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, आदमी सब कुछ कबूल कर लेता है। फैसल साहब, आप ये कोई नई बात तो है नहीं। आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जस्टिस वजीउद्दीन साहब। वजीउद्दीन साहब, आपने सुना कि सियासी कारकुन जो हैं उनको वो लापता हैं और ये ख़दशा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं उनके पास है। ये सारी सूरत हाल जो है, इस पर आपका ताल्लुक भी कराची से है, आप क्या कमेंट फरमाएंगे? मैं समझता हूँ कि अगर तो इस तरह की सूरत हाल हो जैसा कि हम बलूचिस्तान में इससे पहले देख चुके हैं और साल से वहाँ ये मामला इस नौइयत के चल रहे हैं, तो यकीनन ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और अदालतों के दरवाज़े खटखटाने की ज़रूरत पेश आती है, जैसा कि हमको मालूम है कि MQM ने ऐसा किया है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर इस तरीके से किसी शख्स को पिक किया जाए और प्लेन क्लोथ लोग आकर के पिक करें, तो आजकल तो ये ऐसा ज़माना है कि लोग सेल फोन्स के ज़रिए से वीडियो बना लिया करते हैं और उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है कि जो इस तरीके से पिक करके लेके जाते हैं। तो कदरे आसान हो गया है इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जो कि कानून के गार्ब में गैर कानूनी हरकत कर रहे हों। तो फिर अब जबकि एक ट्रांजिशन होने वाली है, नई हुकूमत सिंध में आ चुकी है, दीगर जगहों पर भी पंजाब में फेडरल गवर्नमेंट में भी आने वाली है, तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि जिनको बहुत सीरियसली जिनके बारे में गौर करना चाहिए और पूरे मुल्क में एक अफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा होनी चाहिए और किसी के साथ न सिर्फ ये कि ज़्यादती ना हो बल्कि एक चींटी का बच्चा जो है उसको भी नावाजिब अंदाज से मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन वजीउद्दीन साहब, आपने खुद कहा कि सिंध में तो हुकूमत आ चुकी है, नई हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने हमेशा ये कहा है कि हमारे ज़माने में कोई भी सियासी कैदी नहीं हुआ और MQM उनकी इत्तेहादी जमात भी रही है और अभी भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल कर ये इत्तेहादी बन जाए। तो उनके 9 आदमी जो हैं वो अगवा हैं। क्या जो लॉ इन्फोर्समेंट या एजेंसीज़ हैं अभी भी इस मुल्क में इतनी पावरफुल हैं कि वो ये सारा काम पॉलिटिकल हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर सिंध में कर रही हैं? बात यह है कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनके मुताल्लिक ये कहा जाता रहा है कि स्टेट विद इन ए स्टेट, इस नौइयत के इदारे कुछ ना कुछ यकीनन हैं, लेकिन अगर तो हैं तो लेट अस होप कि अब जबकि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन बहुत पावरफुल अंदाज से उभर करके आया है तो कि इन मामलात को भी
अप्रोप्रिएटली टैकल किया जाएगा। फैसल साहब, आपसे आखिरी कमेंट चाहूँगा क्योंकि वक्त कम है। आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से गुफ्तगू हुई इस हवाले से, क्योंकि आपके पुराने इत्तेहादी रह चुके हैं वो? समी साहब, एक तो हम मेगाफोन डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अदालत में भी जा रहे हैं, और यकीनन हम पुलिस हुक्काम और हुकूमती हुक्काम हैं, उनका भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें भी मुत्तले करते हैं, लेकिन अभी तक कोई हौसला अफजा बात नहीं आई हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब और वजीउद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी एक ऐसी सूरत हाल के कराची में जहां अभी अभी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने तीसरी दफ़ा हल्फ उठाया, वहां पर MQM का ये कहना है कि उनके अरकान को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सादा कपड़ों में मलबूस वो उठा कर ले गई हैं, और अभी तक 9 कारकुन ऐसे हैं MQM के जो बाजियाब नहीं हो सके, जिनका अपने ख़ानदानों के साथ कोई राब्ता नहीं है। बड़ी एक अजीब और बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका जिक्र कर रहे थे फैसल सब्जवारी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्टोरी पर। बाबडा रात को 8 से 10 बजे तक कमर्शियल फीडर्स को बंद करे। लाहौर हाई कोर्ट, फैसलाबाद में दहशतगर्द की गाड़ी पर पुलिस की मौजें, और भारतीय अदाकारा जिया खान की पुरअसरार मौत या खुदकुशी। नाज़रीन, आज फैसलाबाद में CPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त खलबली मच गई जब उन्हें बताया गया कि वो जिस गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट्स, दस्ती बम और भारी असला बरामद करने का दावा कर रहे हैं, वो चंद रोज पहले थाना गुलामाबाद के ASI ने पकड़ी थी, और एक MP के कहने पर गाड़ी में सवार लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन गाड़ी खुद ASI साहब ने रख ली। गाड़ी की सर्विस के दौरान गाड़ी के नीचे क्लाशनकोफें और असला मिला, जिसके बाद क्रेडिट लेने के लिए SHO ने एक पूरा ड्रामा रचाया और अपने पास मौजूद खुदकश जैकेट्स और गोला बारूद भी डाल दिया, लेकिन सहाफ़ियों की निशानदेही पर बीच चौराहे में भांडा फूट गया। CPO फैसलाबाद ने फ़ौरन SHO को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कराने का ऐलान किया है, और अब इस वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मोहिउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम समी साहब। मोहिउद्दीन साहब, ये क्या हुआ? ये तो बड़ी सुबह खबर आई कि दहशतगर्द पकड़े गए और बड़ी तबाही से फैसलाबाद बच गया, और फिर अचानक ये कुछ बताइएगा, ये हुआ कैसे? जी बिल्कुल समी साहब, फैसलाबाद पुलिस ने एक भरपूर तरीके से ड्रामा रचाने की कोशिश की। कुछ कार्रवाई तो इनके हाथ आई, कुछ असला और बारूद इनके हाथ तो लगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और दावा किया गया कि शायद कोई बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। जो ज़राए यही बता रहे हैं कि उस गाड़ी को 28 मई की रात गुलाम अहमदाबाद के इलाके से एक शादी हाल के बाहर से पुलिस ने जो पकड़ा और उसमें से 2 अफराद को गिरफ्तार किया, और एक शख्स को, एक MP फैसलाबाद के हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीते हैं, नून लीग में शामिल हुए हैं, उनके कहने पर छोड़ दिया। जब बाद में ये सर्विस स्टेशन पर रात गाड़ी पहुंची है तो गुजरी रात, तो ये वहाँ पर उसके अंदर नीचे फिट की हुई थी क्लाशनकोफ्स और कुछ मटेरियल था जो खुद कुछ जैकेट्स में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो पुलिस ने फिर ये तमाम ड्रामा रचाया कि हमने इसको रोका है नाके पे, और इसको बड़े पैमाने पर हैंड ग्रेनेड्स का दावा भी कर दिया गया, बारूदी सामान का दावा भी कर दिया गया, और न जाने कितने पिस्टल्स वगैरह डाल दिए गए, और ऐसी मजाका खेज स्टोरी तैयार की गई कि इसके अंदर 3 लोग सवार थे, नाके पर रोका गया और वो उतरकर फरार होने में कामयाब हो गए। अगर वो दहशतगर्द थे, 3-3 जैकेट्स लिए फिर रहे थे, रशियन मेड, उनके मेड हैंड ग्रेनेड्स थे, और वो पुलिस के जहां 2-3 कांस्टेबल थे वहां से वो नाका छोड़कर भाग गए और पुलिस के लेकर आ गई। ये तमाम पुलिस ने, कुछ सीनियर अफसरान ने और SHO ने मिलकर एक ड्रामा करने की कोशिश की। इस वक्त वो SHO मसूफ जो हैं वो हिरासत में हैं, मुअत्तल उन्हें कर दिया गया है, और अब पुलिस अफसरान अपनी वो जो बचाने के लिए अपने आप को, और अब उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हालांकि पहले ये सब मुश्तरका तौर पर ही प्लान किया गया, और सुबह 9 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इतनी हैफेजल्दी। मोहिउद्दीन हमारे साथ ही रहिए। हमें गौहर नफीस जो SSP ऑपरेशंस है इस्लामाबाद के, उन्होंने भी फोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। गौहर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने SHO को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन कुछ इतलात हैं कि बाज़ सीनियर लोग भी उनके साथ मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये SHO को जो मुअत्तल किया है, इसको मुअत्तल इसलिए किया है कि उन्होंने जो है वो एक रवायती पुलिस रवैये का मुजाहरा किया, और जो बर वक्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने। और गाड़ी जो थी वो पुलिस के पास थी जिसमें वो सामान था, उसकी कानूनी कार्रवाई में ताखीर हुई, इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हम ये जी आप बोलिए। ये इसमें अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जो ये दहशतगर्दों से सामान पकड़ा गया है
इससे न जाने कितनी मासूम जानें ज़ाया होनी थी जो कि बच गई, और ये कोई भी शहर पाकिस्तान का जो एक दहशतगर्दी के बड़े साने से बच गया। लेकिन गौर साहब ये बयान फरमाइएगा कि जो आपने मुलजम पकड़ा था उसको तो आपने एक मुस्लिम लीग नून के MP के कहने पर छोड़ दिया, और अभी इत्तलात हैं कि वो अवेलेबल ही नहीं है, यानी आप गए हैं पकड़ने के लिए तो वहां पर वो है ही नहीं, भाग गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुलजिम जब जो है वो एक तो ये कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो बहुत जल्द मुतवक्को है, और जो आपकी ये बात है कि किसी के कहने पे छोड़ दिया गया, उसकी जो है सीनियर ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी होगा उसमें कानूनी कार्रवाई होगी उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर नफीस, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद, और मयूद्दीन आपका भी बड़ा शुक्रिया। अब हम चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल ने आज एक केस की समाअत के दौरान तमाम मार्केटों में रात 8 से 10 बजे तक कमर्शियल फीडर्स बंद रखने का हुक्म दिया है। वापडा के वकील ने जब ये बताने की कोशिश की कि लोड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे लोड शेडिंग कम होगी, तो चीफ जस्टिस खासे बरहम हुए, और उनका ये कहना था कि अब 10 साल के बाद आपको ये सिस्टम बनाना याद आया है। दूसरी तरफ जो ताजर रहनुमा है उनका शिकवा है कि सनतों को ना गैस मिल रही है और ना बिजली, और रिलीफ देने की बजाय अब लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। इस अदालती हुक्म के क्या असरात होंगे हमारी कमर्शियल एक्टिविटी पर, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद परवेज साहब स्टूडियो में। ये अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और उर्दू बाज़ार ताजरान के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ इरफान कैसर शेख वो हैं जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका सदर हैं। सबसे पहले मैं खालिद परवेज साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 8 से 10 बजे तक अब जो कमर्शियल जो फीडर्स हैं वो बंद होंगे, मार्केट्स बंद होंगी, क्या असरात होंगे इसके? ये मैं समझता हूँ कि जी इसमें ये पाकिस्तान के ताजरों की बदकिस्मती है कि वो इस मुल्क का पहिया भी चला रहे हैं और पिस भी रहे हैं। जो हाल 5 साल में हुआ, अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा कि अगर पिछली गवर्नमेंट में भी ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं 8 बजे बंद करवाने का, और मुकम्मल तौर पर बंद रहा और नाकाम रहा वो सारा सिलसिला। आज इसकी फिर ज़रूरत पड़ गई कोर्ट के ज़रिए। इसको ना किसी ने मानना है और ना ये होना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब तबका है जो आज गुजारा नहीं कर सकता वो पार्ट टाइम, और हमारा कारोबार जितना भी है वो सेकंड टाइम में है। हमारी छोटी मार्केटें जी मेजॉरिटी में है जो 75% के करीब ऐसी में, इससे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और एक तूफ़ान नया आ जाएगा। ये आज तो कोई बात नहीं है, आज तो पूरे मुल्क में गवर्नमेंट है और इनकी सूबाई भी और कौमी सतह पर भी आप नून लीग की बात कर रहे हैं, बजाय ताजरों को रिलीफ देने के, ये ताजरों के दम से ही आए हैं। बिल्कुल। और अच्छा, मैं खालिद परवेज साहब यहाँ पर मैं शरीक करता हूँ गुफ्तगू में इरफान कैसर शेख साहब को। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी समझ आप अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे, हालिया जो साबका प्रेसिडेंट हैं वो थे आप। ये जो फैसला आया है क्या देखते हैं आप इसको? कितना क्या रेवेन्यू में भी कलेक्शन में शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि रात को कारोबार नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं होगा, और फिर जैसे खालिद परवेज साहब कह रहे हैं गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा? ये देखें, इसमें एक तो ये क्योंकि अदालती हुक्म है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता मैं, लेकिन इसके जो प्रिकॉशंस होंगे और जो इसके रिपरकशंस होंगी वो डेफिनेटली देखें। हमारा सूबा जो पंजाब है, अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान से मुआवजा करें तो मैं अक्सर पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कराची में कोई लोड शेडिंग नहीं है, और यहाँ पे जो है 8-8, 10-10 घंटे की अब जो सनतों में भी जो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो इसका तरीका देखें, बहुत अरसे से पहले भी ये था कि आप अक्रॉस द बोर्ड जो है आप एक फार्मूला बनाते, बजाय कि आप ये रात को आप बोलें कि जी 8 से 10 बंद कर दें। इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है जो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि कल सिंध असम्बली में एक जो उन्होंने प्रपोजल पेश किया है वो ये कि जो भी सारिफ या जो भी सनतकार अगर 50% बिजली का बिल या 50% बिजली की कीमत ज़्यादा देने को तैयार है और वो कहता है कि मेरे यहाँ आप लोड शेडिंग ना करें, तो आप ना करें, आप उनसे 50% ज़्यादा कबूल करें। क्योंकि देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में जो है मैं समझता हूँ इतना बड़ा एक जो इस वक्त मैंडेट आया है, तो मैं समझता हूँ कि आगे हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अभी सिर्फ इशू जो हमारे खित्ते में था। खालिद साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो शेख साहब की प्रपोजल है? शेख साहब की जो प्रपोजल है वो इसी तरह है कि ये मुमकिन नहीं है जो शेख साहब कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये तो कह रहे हैं कि अदा करने के लिए तैयार है। मैं तो उस दिन से डर रहा हूँ कि जब पूरा बिल अदा करना पड़ेगा, जब लाइट होगी और जब एक नया तूफ़ान आएगा, जब जो गरीब आदमी है जो
15,000 20,000 रुपए की इनकम है जिसकी, उसका जब बिल पूरा आएगा इसी रेशो के साथ, तो वो मेरा ख्याल से एक बिल बड़ा देने से भी तूफान इनकारी होगा। होगा, बहुत उसका सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब और इरफान कैसर शेख साहब। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। दूसरों को हंसाने और तफरीह फराहम करने वाले फनकार अंदर से कितने दुखी होते हैं, ये सिर्फ वो खुद ही जानते हैं। बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली 25 साला भारतीय अदाकारा जिया खान ने मौत को गले लगा लिया। यह खुदकुशी है या मौत, पुलिस तफ्तीश कर रही है। जिया खान ने 2007 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नस्बत से बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म गजनी और अक्षय कुमार के साथ फिल्म हाउसफुल में भी शानदार परफॉर्मेंस से शोहरत हासिल की। उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। जिया को जब मैंने पहली बार देखा, जिया, दिस इज माय डैड। उसका लड़का मुझे खटका। आप पागल। Do you love my spirit? Yes. I love you, Dad. What? Got it one time. You. जिया के साथ समय बिताते बिताते मैं एक बच्चा सा बन गया था। I had a great time with you, Dad. Take this. और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ये तो क्या? नाज़रीन, ये थी जिया खान, जिन्होंने बहुत कम वक्त में लाखों शाकीन के दिल जीते, लेकिन अब वो हम में मौजूद नहीं है। खुदा उनकी आखिरी ज़िंदगी को आसान करे। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई स्टोरीज़ और नए एनालिसिस के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।